हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे, ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा ऑफ नर्व मसल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो नर्व मसल फिजियोलॉजी के फाइनली अब हम थर्ड लेक्चर में आ चुके हैं, जिसमें हमने एक वीडियो में हमने एक टॉपिक में कवर कर लिया है बेसिक्स ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व फिजियोलॉजी का बेसिक। ठीक है, इसके अलावा हमने एक्शन पोटेंशियल को कवर कर लिया है और अब हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में। ये जो दोनों ऊपर की वीडियोस है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलो, तो आज अगर हम बात करें रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में, तो इस पूरे के पूरे वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, लेट मी टेल यू विद दिस। सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड का डेफिनेशन। ठीक है, फिर हम इसके टाइप्स देखेंगे, फिर हम टाइप्स के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली हम इसके ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा रिफ्रैक्टरी पीरियड जो आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें डेफिनेशन से, तो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, रुको लेट अस टेक समथिंग एल्स। ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? पीरियड से समझ में हमको आ रहा है इट इज़ अ टाइम। ठीक है, इसको टाइम बोल लो या हम और क्या बोल सकते हैं, ड्यूरेशन बोल लो। इट इज़ अ टाइम और ड्यूरेशन। तो इट इज़ अ टाइम या पीरियड या ड्यूरेशन फॉलोइंग एन एक्शन पोटेंशियल। क्या कहना चाह रहे हैं काजल दी? ये कहना चाह रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल आने के बाद, एक्शन पोटेंशियल के जस्ट बाद वाला जो टाइम होता है उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं, ड्यूरिंग विच नर्व फाइबर और मसल फाइबर इज अनेबल or less able to respond to the second stimulus। मतलब एक्शन पोटेंशियल, देखो ये मेरा नर्व फाइबर था, इसमें मैंने ये पहला स्टिमुलस दिया और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है, पहले स्टिमुलस से। तो अब जो मैं दूसरा स्टिमुलस दूंगी तो इससे या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही ना हो या तो बहुत कम हो। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, देखो जब तक ये दूसरा स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रहा है, जिस ड्यूरेशन तक, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड। बढ़िया। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है या इसका रेलेवेंस क्या है? बेनिफिट की जगह आप रेलेवेंस लिखना। इट इंश्योर्स यूनिडायरेक्शनल प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड प्रिवेंट एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया कि अब अगर एक स्टिमुलस जब तक काम कर रहा है तब तक दूसरा अगर कोई रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहेगा और दूसरा क्या फ्लो रहेगा कि जो भी एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन है, अब मान लो अगर 1, 2, 10, 20 स्टिमुलस एक साथ आ गए तो कैसा हो जाएगा? एक तो इसका रिदम बिगड़ जाएगा, दूसरा बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। तो अब इसके टाइप देखते हैं। तो अगर इसकी टाइप की बात करें तो इसके दो टाइप है, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब अगर शॉर्ट में समझे तो इसका मतलब है नहीं, मतलब नो रिस्पॉन्स।
और रिलेटिव का मतलब अगर थोड़ा और घूस दो तो शायद थोड़ा सा रिस्पॉन्स, माइल्ड रिस्पॉन्स मिल सकता है। समझ में आया? ये बिल्कुल कैसा इंसान है जो कि घूस नहीं लेता, तो इसके लिए तुम अगर 1 CR भी दे दो, ये घूस नहीं लेगा, मतलब नहीं लेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड के फेज़ में अगर हमने स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग दे दिया तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। अब एक एक करके इनके बारे में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं एब्सोल्यूट के बारे में। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड है, या इसको हम आगे किस नाम से जानेंगे, क्या जल्दी आगे हम इसको जानेंगे ARP, ठीक है। समझते हैं इसके बारे में। अगर लिखे तो ड्यूरिंग दिस फेज, ये कैसा वाला इंसान है, नॉन करप्ट। तो ड्यूरिंग दिस फेज सेकेंड स्टिमुलस या सेकेंड एक्शन पोटेंशियल cannot be generated. No matter how strong stimulus is. तुमने कितने भी पैसे दे दिए, लेकिन अगर ये घूसखोर नहीं है तो ये तुम्हारा काम नहीं करवाएगा। तुमने अगर कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दिया, सेकेंड एक्शन पोटेंशियल इस पर्टिकुलर फेज में तो नहीं ही होगा। तो ये रहता कब तक है, ये रहता है लास्ट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ डीपोलराइजेशन टू मिड रिपोलराइजेशन, मिडल ऑफ रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर टाइम तक रहता है। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ताकि हमको ग्राफ बनाने में समझ में आ सके, ठीक है। तो मतलब इसको मैं दूसरे फॉर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकती हूँ कि ये जो मेरे पास है ये रहता है फ्रॉम थ्रेशहोल्ड टू कहाँ तक, 1/3 ऑफ रिपोलराइजेशन। ठीक है काजल, समझ में आ गया। अब इसका रीज़न क्या है, तो इसका जो आयनिक बेसिस है वो होता है इनएक्टिवेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ठीक है, ये मेरे पास इसका रीज़न है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है हमारे पास, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, दैट इज RRP। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है क्या चीज़, ये होता ये है कि अगर इस पर्टिकुलर रिलेटिव में अगर तुमने घूस का एक लेवल दिया ना अच्छा खासा, तो ये बंदा पिघल जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो सेकेंड एक्शन पोटेंशियल कैन बी जनरेटेड but only with a stronger than normal stimulus। मतलब अगर तुमने ज़्यादा घूस दिया तो ये तुम्हारा काम करवा देगा, सेकेंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो इसका जो बेसिस है आयनिक बेसिस वो होता है बिकॉज of some सोडियम चैनल जो इनएक्टिवेटेड थे वो वापस क्या हो गए, रीसेट हो गए, बट पोटेशियम चैनल्स आर स्टिल
ओपन, ठीक है। और ये कब से कब तक होगा, तो वहाँ हमने देखा था 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन तक, यहाँ पे 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन से स्टार्ट होकर कब तक रहेगा ये, एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल तक। ये इसका क्या है, टॉपिक मतलब फेज। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसके ग्राफ के लिए हम रंग बिरंगे कलर यूज़ करेंगे। देख रहे हो, हमेशा मेरे डायग्राम को पता नहीं क्यों पैरालिसिस हो जाता है। ये है मेरा एक ग्राफ, ठीक है। अब इसमें ये मेरा RMP मतलब बेसिक वो। अब इसके साथ हम बनाते हैं, देखो यार कुछ अच्छा सा बनाएंगे। मान लो यहाँ से हमारा वैल्यू शुरू होता है डीपोलराइजेशन, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारे पास रीपोलराइजेशन शुरू होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन, और ये नॉर्मल फिर से आता है, राइट। तो ये वाला जो मेरा फेज़ है ये डीपोलराइजेशन है, ये रीपोलराइजेशन है, ये हाइपर पोलराइजेशन है। अब हमको मार्क करना है काजल दी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो हमने एब्सोल्यूट देखा था, यहाँ पे हमारे पास थ्रेशोल्ड रीच हुआ था, राइट। तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड का वैल्यू है से लेकर 1/3 ऑफ क्या रीपोलराइजेशन। तो 1/3 मान लो, यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो फेज़ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो फेज़ है ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा, इसको हम नाम दे देते हैं अभी A, ठीक है। फिर ये 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन से लेकर मतलब यहाँ से लेकर एंड ऑफ एक्शन पोटेंशियल मतलब यहाँ तक वाला जो फेज़ है इसको हम नाम दे देते हैं B। और पूरा हम अगर इसको नाम दें तो इसको नाम दे देते हैं C, ठीक है। बाकी इसके जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो तो लिखेंगे ही कि ये वाला एक्सिस है, इसमें क्या दिखा रहा है, टाइम। ये वाला एक्सिस है, इसमें क्या दिखा रहा है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब ये जो मेरा ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये मेरा, इसको मैंने नाम दे दिया A, ठीक है। जो मेरा ये वाला पोर्शन दिख रहा है इसको मैंने नाम दे दिया B। अब अगर मैं इस ओवरऑल पोर्शन को मिला दूं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसको पूरा कवर कर दूं, तो ये प्रोसेस मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा C, ठीक है। तो अब लिखते हैं ABC क्या है। तो जो मेरा A है वो है मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो मेरा B है वो है मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, और जो मेरा C है वो है मेरा टोटल रिफ्रैक्टरी पीरियड, या इसको हम नॉर्मली रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट रिफ्रैक्टरी पीरियड। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई हो, कोई डाउट नहीं बचा है। और तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।